दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम में हम कल और आज की सभी जरूरी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारी पहली खबर है भारत और नेपाल के रिश्तों से जुड़ी है। बात यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपने 4 दिवसीय यात्रा पर भारत में यानी 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर हैं। 31 मई से 3 जून तक उनका यात्रा था। इस दौरान वे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी गए, साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात किए। तो उसी को लेकर के अखबार में एक आर्टिकल है, देखते हैं क्या है। भारत और नेपाल के रिश्ते को देंगे हिमालय की ऊंचाई, ये कहना है भारत के प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री ने की नेपाली समकक्ष प्रचंड के साथ बातचीत, 7 समझौते पर बनी है सहमति। दोस्तों भारत और नेपाल आपसी रिश्ते को हिमालय की ऊंचाई देने की कोशिश करते रहेंगे, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री का। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और अन्य जो भी मुद्दे हैं उन्हें सही भावना के साथ सुलझाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ बीते दिनों द्विपक्षीय शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री ने भारत की भावना को कुछ इस तरह से व्यक्त किया। प्रचंड दिसंबर 2022 में यानी नेपाल के प्रधानमंत्री दिसंबर 2022 में सत्ता संभालने के बाद अपने पहले विदेश दौरे पर भारत आए हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी वार्ता के बाद जिस तरह की सहयोग की घोषणा की गई है वह इस बात की गवाही दे रही है कि नेपाल को आर्थिक मदद करने में भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दोस्तों नेपाल को चाइना भी आकर्षित करना चाहता है, अपने पक्ष में करना चाहता है। नेपाल को आकर्षित करने के में भारत का मुकाबला चाइना के साथ है। नेपाल के कई राजनीतिक दल भारत के बजाय चाइना को वरीयता देने का काम करते आए हैं, वहाँ की जो कम्युनिस्ट सरकार है। प्रधानमंत्री और प्रचंड के सामने दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जबकि 6 परियोजनाओं की शुरुआत की गई। अखबार आगे लिखता है कि भारत ने नेपाल में उर्वरक प्लांट लगाने की मांग को स्वीकार कर लिया है। भारत ने न सिर्फ नेपाल से अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने का समझौता किया है, बल्कि वह नेपाल में बनी बिजली को बांग्लादेश को बेचने में नेपाल की मदद करेगा। यह आने वाले दिनों में भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बिजली सेक्टर को आपस में जोड़ने में एक अहम कदम साबित हो सकता है। भारत ने नेपाल में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए मोतिहारी यानी जो बिहार में मोतिहारी है, मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक बिछाई गई पाइपलाइन का विस्तार चितवन तक करने का फैसला किया है। इसके अलावा सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल के झापा तक एक दूसरी पाइपलाइन बिछाने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के 3 महीने बाद ही नेपाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय उन्होंने हिट साझेदारी की बात कही थी। 9 वर्षों में आपसी रिश्तों में कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैंने और नेपाली समकक्ष प्रचंड ने भविष्य में अपनी साझेदारी को सुपर हिट बनाने के लिए कई निर्णय किए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच नए रेल लिंक स्थापित किए जाएंगे। भारतीय रेल संस्थाओं में नेपाल के रेल कर्मियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। सिरसा और झूलाघाट में 2 पुलों का निर्माण भी भारत करेगा। दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान को सुगम बनाने के लिए समझौता किया गया है। इससे विद्यार्थियों, पर्यटकों और चिकित्सकों के लिए आने वाले समय में काफ़ी मदद मिलेगी। दोनों देशों के धार्मिक संबंधों को भी मजबूत करने की घोषणा की गई है। इसके लिए रामायण सर्किट से संबंधित परियोजना में तेजी लाई गई है। दोनों देशों ने नागरिकों को आसानी से आने जाने की सुविधा देने वाली पारगमन समझौते की समीक्षा को लेकर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच लगभग 1800 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा है। कई स्तरों पर सीमा विवाद है। इस बारे में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। प्रचंड वहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत के आर्थिक परिदृश्य में आए बदलाव की प्रशंसा की। उन्होंने भारत के साथ आपसी संबंधों, सहयोगों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तो इस प्रकार यह आर्टिकल नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा से जुड़ा था, भारत और नेपाल के संबंधों से जुड़ा था। दोस्तों हमारी अगली खबर है विधि आयोग की उस सिफारिश को लेकर के, जिसमें विधि आयोग ने सिफारिश किया है कि राजद्रोह की धारा को बरकरार रखा जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं राजद्रोह की धारा को लेकर के विधि आयोग ने क्या सिफारिश किया है। विधि आयोग ने राजद्रोह कानून बरकरार रखने की सिफारिश की है। कहा है कि 7 साल की जाए न्यूनतम सजा को 7 साल की करने की सलाह दी है। दोस्तों बात यह है कि आईपीसी में एक धारा है 124A। इस धारा के तहत राजद्रोह को परिभाषित किया गया है तथा इस अपराध के लिए सजा का और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। हम जानेंगे आगे राजद्रोह की धारा को डिटेल में। पहले देखते हैं विधि आयोग ने सिफारिश क्या किया है। भारतीय विधि आयोग ने राजद्रोह कानून को बरकरार रखने और इस मामले में कारावास की सजा को कम से कम 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करने की सिफारिश की। कमीशन ने तर्क दिया है कि इससे अदालतों को किए गए कृत्य के स्तर और गंभीरता के अनुरूप सजा देने की अधिक गुंजाइश रहेगी।
अखबार लिखता है कि कांग्रेस ने विधि आयोग की ताज़ा कवायद पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। कांग्रेस ने फ्राइडे को केंद्र सरकार पर इस कानून को पहले से अधिक खतरनाक बनाने के प्रयास करने का आरोप भी लगाया है। कहा है कि यह संदेश दिया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस कानून का दुरुपयोग किया जाएगा। अखबार लिखता है कि गुरुवार की देर रात मिली जानकारी के मुताबिक विधि आयोग ने राजद्रोह कानून को बरकरार रखने को सिफारिश किया है। विधि आयोग ने कहा कि उनका मानना है कि राजद्रोह से निपटने वाली भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A को बरकरार रखने की आवश्यकता है, लेकिन इसके इस्तेमाल के संबंध में ज़्यादा स्पष्टता लाने के लिए कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। ये विधि आयोग की सिफारिश है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, जो कि सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखे पत्र में कहा कि इस संदर्भ में वैकल्पिक रूप से यह भी सुझाव दिया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1973 की धारा 196(3) के अनुरूप एक प्रावधान शामिल किया जा सकता है, जो आईपीसी की धारा 124A के तहत किसी अपराध के संबंध में प्राथमिकी दर्ज किए जाने से पहले अपेक्षित प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करेगा। अखबार लिखता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि सरकार इस कदम से अपनी औपनिवेशिक मानसिकता का परिचय दे रही है और यह दर्शा रही है कि मानो उसे राजद्रोह कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के सख्त रुख के बारे में कुछ नहीं पता। दोस्तों, अब बात करें अगर राजद्रोह की धारा 124A की, तो इंडियन पिनल कोड यानी जो भारतीय दंड संहिता है जो 1860 में लाई गई थी, उसमें एक धारा है आईपीसी की धारा 124A। इसमें राजद्रोह यानी कि सेडिशन को परिभाषित किया गया है तथा इससे संबंधित यानी इस अपराध से संबंधित व्यक्ति को सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124A में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही इस धारा के तहत दोषी पाए जाने वाले शख्स को सजा और जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 124A के मुताबिक जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों के द्वारा या संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपण के द्वारा या अन्यथा भारत में विधि के द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयास करेगा या प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकेगा या फिर 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा के लिए दंडित किया जाएगा। दोस्तों, आईपीसी की इस धारा को ब्रिटिश काल में लाया गया था। ब्रिटिशकालीन भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर आईपीसी को लाया गया था 1860 में। इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता के तौर पर 1862 में लागू किया गया था। आईपीसी को 1860 में लाया गया था और आईपीसी में धारा 124A को 1870 में जेम्स स्टीफन के द्वारा पेश किए गए एक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जब इसने अपराध से निपटने के लिए एक विशिष्ट खंड की आवश्यकता को महसूस की थी। वर्तमान में आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है। इसमें सेडिशन यानी राजद्रोह को गैर जमानती अपराध बताया गया है और राजद्रोह के अपराध में 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना का भी प्रावधान है। दोस्तों, इस धारा को लेकर के पिछले कुछ समय से यह मांग उठ रही है कि अब इस धारा को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इस धारा का उपयोग करके सरकार अपने विरोधियों को, अपनी आलोचना करने वालों को दबाती है। और यह भी तर्क दिया जाता है कि ब्रिटेन में तो यह धारा समाप्त हो गई है, इसलिए भारत में भी यह धारा समाप्त कर देना चाहिए। ऐसी मांग कुछ लोगों ने उठाया था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में यह आदेश दिया था कि आईपीसी की धारा 124A के तहत सभी सुनवाई, मुकदमों और जांच में रोक लगाई जाती है और यह रोक तब तक लगाई जाएगी जब तक इस धारा की समीक्षा नहीं कर ली जाती है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा रखा है अस्थायी रूप से, और उस समय इसकी समीक्षा के लिए विधि आयोग को सौंपा गया था और विधि आयोग ने उसी सौंपे गए समीक्षा यानी उस समय विधि आयोग को यह काम सौंपा गया था कि इसकी समीक्षा करें, जो भी हाल ही में विधि आयोग ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट जारी किया है। विधि आयोग ने कहा है कि राजद्रोह की धारा को बरकरार रखा जाना चाहिए। दोस्तों, हमारी अगली खबर ब्रिक्स संगठन को लेकर के है। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक संगठन है, जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। इस संगठन के विदेश मंत्री यानी इस संगठन में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक केपटाउन में हो रही है। तो उसी को लेकर के यह खबर है। आइए देखते हैं क्या है। आतंक पर प्रहार करने का ब्रिक्स ने लिया संकल्प। द केप ऑफ गुड होप। भारत को परेशान कर रहे सीमा पार आतंक को रोकने पर बनी सहमति। यानी केपटाउन में यह साउथ अफ्रीका की राजधानी केपटाउन में यह बैठक हो रही है। दोस्तों, 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था यानी अखबार लिखता है कि 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर सीमा पार आतंकवाद,
आतंकियों को धन और शरण देने सहित आतंक के सभी स्वरूपों पर रोक लगाने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प जताया है। ब्रिक्स में भारत है, रशिया है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और चाइना है, जो हर मसले पर पाकिस्तान का बचाव करता है। चाइना लेकिन इस बार सीमा पार से आतंकवाद झेल रहे भारत की चिंता पर चाइना ने सहमति जताई है। सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। द केप ऑफ गुड होप शीर्षक से जारी संयुक्त बयान में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने हर जगह के और हर तरह के आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ मिलकर के लड़ने का संकल्प भी जताया है। दोस्तों, विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के संयुक्त बयान में सीमा पर आतंकवाद, आतंकवादियों को धन, शरण, प्रशिक्षण देने की कड़ी निंदा की गई है। इसके खिलाफ मिलकर के कार्य करने की घोषणा की गई है। संयुक्त बयान में किसी देश का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन भारत पूर्व में विश्व के तमाम मंचों पर सीमा पार आतंकवाद और आतंकियों को पनाह देने के पाकिस्तान की भूमिका को उजागर कर चुका है। भारत यह साबित कर चुका है कि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है। वहाँ पर हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर और दाऊद इब्राहिम जैसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी शरण लिए हुए हैं। अखबार आगे लिखता है कि आतंकवाद और अतिवाद से पैदा हुए खतरों का जिक्र करते हुए विदेश मंत्रियों ने नियंत्रण और रोकथाम के समन्वित प्रयासों की जरूरत बताई है। कहा कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने चाहिए, क्योंकि सभी जगह के आतंकवादियों का उद्देश्य हिंसा के जरिए सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त करना है और आतंक का राज कायम करना है। संयुक्त बयान में कहा गया कि आतंकवाद को किसी धर्म, किसी देश, सभ्यता और नस्ल से जोड़े जाने की जरूरत नहीं है। सभी का साथ लेकर के इसके समूल नाश की जरूरत है। इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को और प्रभावी बनाए जाने की जरूरत भी जताई गई है। कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और देशों के मानवाधिकार से संबंधित प्रावधानों में आतंकवाद निरोधी उपायों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इससे उनके अनुसार आतंकवादियों पर कार्रवाई आसान हो सकेगी। इसके लिए समान अंतर्राष्ट्रीय कानून बनने चाहिए, जिससे आतंकवादियों को किसी भी देश में जाकर के शरण लेने की गुंजाइश न बचे। विदेश मंत्रियों में ब्रिक्स देशों के आतंकवाद निरोधी कार्यदल के अंतर्गत सहयोग की ओर बढ़ाने की सहमति दी है। दोस्तों, ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 5 देशों का एक संगठन है, जो कि सर्वाधिक तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं वाले विकासशील देशों का एक संगठन है। इस शब्द का पहली बार प्रयोग 2001 में गोल्डमैन यश ने किया था। इसमें पहले 4 देश थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। इसे ब्रिक कहा जाता था। इसकी पहली आधिकारिक बैठक 16 जून 2009 को रूस में हुई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया और यह ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। यह 5 देशों का एक संगठन। इसमें वे देश शामिल हैं जो सभी सदस्य विकासशील हैं और 9 औद्योगिक देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, अगली खबर ओजोन परत को लेकर के। अखबार लिखता है कि ओजोन परत में सुधार धीमा हो रहा है, पराबैंगनी विकिरण बढ़ा है। एक नए अनुसंधान में दावा किया गया है कि ओजोन परत में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं हो रहा है और यही कारण है कि हाल के वर्षों में सतह पर पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणों के स्तर में वृद्धि देखने को मिली है। दोस्तों, ओजोन परत की अगर बात करें तो यह वायुमंडल में यानी पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाने वाली एक परत है। इस परत में ओजोन गैस की मात्रा ज़्यादा है। इस परत में ओजोन गैस पाई जाती है और इस ओजोन गैस का महत्व इसलिए है क्योंकि यह गैस जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे यह किरणें जो होती हैं पृथ्वी पर कम या फिर बहुत कम मात्रा में पहुंचती हैं। पिछले कुछ समय से जब से औद्योगिक क्रांति हुई है, जीवाश्म ईंधनों का दोहन बढ़ा है और कई तरह की मानवीय गतिविधियों जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इन सब के इस्तेमाल से कुछ गैसें निकलती हैं, खास करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से ओजोन परत के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। वर्ष 1980 के आसपास तो वैज्ञानिकों को पता चला कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र हो गया है। इसके बाद 1985 में वेना कन्वेंशन हुआ। ओजोन परत को क्षरण से बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भी किया गया, जिसमें ओजोन परत को नष्ट करने वाले जिम्मेदार गैसों का उत्सर्जन कम करने का या उत्सर्जन बंद करने का संकल्प लिया गया। तो अखबार लिखता है कि अनुसंधानकर्ताओं ने पाया है कि वर्ष 2010 के बाद से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और उत्तरी मध्य अक्षांश के देशों में अल्ट्रावायलेट विकिरणों का यानी पराबैंगनी किरणों का स्तर लगातार बढ़ा है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा। चाइना में स्थित बीजिंग नॉर्मल विद्यालय के अनुसंधानकर्ता ने कहा कि हमारा विश्लेषण दिखाता है कि पिछले 1 दशक से अधिक समय से ओजोन परत में सुधार नहीं हो रहा है। सतह पर पराबैंगनी किरणों का स्तर लगातार बढ़ रहा है। समताप मंडलीय ओजोन की धीमी बहाली काफ़ी हद तक अवांछित है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत संकल्प लिया गया था कि हम
क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों का उत्सर्जन खत्म करेंगे या फिर उत्सर्जन कम करेंगे या उत्सर्जन बंद करेंगे, तो उस पर तो सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल नहीं रही है। तो ओजोन परत का क्षरण कहाँ से बचेगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि इस आइडियो आर्टिकल कार्यक्रम के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।